कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतरू भाई बटले एक धाव फिर से जोहार है और स्वागत है रोमनकर कार्यक्रम में। और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और संगे भौजी के भी बहुत बहुत जोहार आपको भी। हाँ। और देखो भौजी आज 17 तारीख और पूजा कर दिन बिल्कुल एकदम। तो भाई देखो विश्वकर्मा का पूजा रोड मन सब कोई कही रहो, अब हमारे मन सब कोई मिलजुल के ये पर्व त्यौहार कर मजा के लेविला। तो आज सब कोई पूजा रोड मन कही रहो, अब एक धाव सबके शुभकामना आई पूजा कर। और इसी के साथ साथ चलिए जल्दी से देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर गौपालन के लिए पालें साहीवाल गाय। पूरे भारत में धान का रकबा 360 लाख हेक्टेयर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में प्रतिवर्ष कराई जा रही मिट्टी की जांच, उपचार, सुधार और प्रगति का पूरा रिपोर्ट दर्ज रहेगा। इसके लिए राज्यों को 100 मोबाइल मिट्टी जांच लेबोरेटरी संचालन के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार के प्रति किसानों को प्रेरित करना। खरीफ सीजन 2014-2015 में देश में अब तक हुई रोपाई के अनुसार विभिन्न खरीफ फसलों के रकबे की स्थिति इस प्रकार है। धान 360 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज 174.7 लाख हेक्टेयर, तिलहन 173.4 लाख हेक्टेयर, कपास 123.7 लाख हेक्टेयर, दलहन 97.2 लाख हेक्टेयर, गन्ना 48.7 लाख हेक्टेयर और जूट 81.3 लाख हेक्टेयर। सूकरों के 5 से 15 दिन के उम्र वाले छौनों में कॉक्सीडिया के प्रकोप से दस्त होने लगता है। उपचार में विलंब होने से छौनों की मृत्यु भी हो सकती है। सूकर छौनों को कॉक्सीडिया के प्रकोप से बचाने के संबंध में सूकर विशेषज्ञ की सलाह है। सूकर के छौनों में खास करके देखा जाता है कॉक्सीडिया से जो दस्त होता है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। हमारे किसान भाई उससे परेशान रहते हैं। सूकर के जो छौने होते हैं 5 से 15 दिन के जो छौने उसमें दस्त की समस्या होती है, पीले रंग का दस्त देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण कॉक्सीडिया होता है और ये जो कॉक्सीडिया होता है इसका इलाज जो है एंटी कॉक्सीडियल ड्रग से ही करना होता है। एंटीबायोटिक देने से इसमें कोई उपाय नहीं होता है। तो इसमें एंटी कॉक्सीडियल जो ड्रग्स होते हैं जिसका सल्फाडिमिडीन नामक जो दवा होती है डॉक्टर की सलाह लेकर के सूकरों को छौनों में दें तो तुरंत जो है इसका असर देखने को मिलता है। एक और इसकी पहचान कर सकते हैं कि अगर दस्त हो रहा है छोटे छौनों में और आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक से यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जो है सल्फाडिमिडीन नामक जो दवा है वो दे करके अगर देते हैं तो तुरंत कंट्रोल होता है। ये भी पहचान है कि कॉक्सीडिया से ग्रसित है और इससे आप जो है अगर तुरंत इसका वो इलाज हो जाता है, अगर एंटी कॉक्सीडियल ड्रग देते हैं तो जो है इसका दस्त जो होना वो बंद हो जाता है और जो पशु का जो मृत्यु जो छोटे छौने की जो मृत्यु होती है उसको आप कम कर सकते हैं। गौपालन व्यवसाय स्वरोजगार का अच्छा साधन है। अगर आप इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल वाली ही गाय पालें। इसमें ग्रामीण और शहरी परिवेश को ध्यान में रखकर ही गायों की उन्नत नस्लों का चयन करें। किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि वैसे किसान भाई की जो पशुपालन में नए से आना चाहते हैं तो उनके लिए नस्लों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। गायों के लिए वो गिर, साहीवाल जो कि झारखंड के लिए उपयुक्त है। ग्रामीण परिक्षेत्र में इनका पालन करना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र का हम बात करें तो उनको होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस या ब्राउन स्विस का क्रॉस किसानों को डेयरी उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनसे दूध की उपलब्धता ज़्यादा होती है और इनमें देख रख रखाव करने की क्षमता शहर में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पशु चिकित्सक ज़्यादा मिलते हैं।
किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, आप जो भी फसल की खेती करने जा रहे हैं, फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा की उपस्थिति क्या है, जिससे आप सही उर्वरकों का चयन कर सकेंगे और ज़रूरत हुई तो मिट्टी का उपचार भी कर सकेंगे। हम मिट्टी जांच के लिए हमने उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य हिसाब से पोषक तत्वों का जांच कराना होगा। उसके बाद पीएच का जांच होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन होगा। ये जो 5 चीज़ है, ये मुख्यतः हर किसान के पास उसका जो ज़मीन का नमूना दे के उसको जांच करा लेना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपये से 2450 रुपये। चावल मध्यम 2550 रुपये से 2650 रुपये। चावल उत्तम 3550 रुपये से 3650 रुपये। गेहूँ 1700 रुपये से 1800 रुपये। चना 3350 रुपये से 3450 रुपये। दाल अरहर 6200 रुपये से 6400 रुपये। दाल मसूर 5600 रुपये से 5800 रुपये। दाल चना 3700 रुपये से 3900 रुपये। सरसों तेल 8500 रुपये से 9100 रुपये। चीनी 3450 रुपये से 3500 रुपये। आलू 1500 रुपये से 1600 रुपये और प्याज 1400 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मंडी का भाव क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हमने इकट्ठे आपको दे दी। अब देखो जानकारी कर हमरे मन जो है न सिलसिला शुरू करब, लेकिन छोटा सा विराम करवा दे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आज की जो जानकारी हम लेकर आए हैं कि हमारे जो किसान भाई है खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं एकदम, और एकदम। जब बात आती है दुधारू पशुओं की तो जो देख रेख है वो किस तरह से करनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का जो जानकारी है एकदम। वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। एकदम एकदम सही कहा थी भौजी। और देखो किसान मन हमरे मन के बढ़िया से अपन जे दुधारू पशु है सेकर रख रखाव करे है, उकर में जे रोग उग अगर देखा थी तो रोग का निदान हमरे मन के कैसे करे है जानकारी हमरे मन के होना बहुत जरूरी है। तो जानकारी हमरे फटाफट लेवा थी डॉक्टर धनेश उरांव जी। आज का विषय है कि दुधारू पशुओं का प्रबंधन एवं गृह व्यवस्था के बारे में, और इसके लिए विस्तृत रूप से जानकारी और महत्वपूर्ण खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर धनेश उरांव जी। ये जो दुधारू गायें हैं इसके लिए सबसे पहले कौन कौन से नस्लें होती हैं और नस्लों के चुनाव के लिए किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है? किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नस्लों का चुनाव करना। दूध उत्पादन के लिए जो हम भारतीय कंडीशन पे जो नस्लों का चुनाव करते हैं वो नस्ल है गिर, साहिवाल, थारपारकर और देवनी। ये मुख्यतः 4 ही नस्ल हैं जो कि भारतीय परिस्थिति में बहुत अच्छी दूध का उत्पादन करते हैं। इनका दूध का उत्पादन लगभग प्रति वर्ष 2000 लीटर के आसपास होता है। वहाँ पे अच्छे नस्ल हमें हाथ में आ गए हैं, तो ये होती है कि खान पान, मतलब उनकी क्या खान पान सही दे कि दूध अच्छे से मिल सके। डॉक्टर साहब बिल्कुल इनकी फूड के बारे में। हाँ, ये जो पशुओं का जो खान पान होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे हमें दूध का उत्पादन लेना होता है। अच्छी दूध उत्पादन के लिए अच्छा चारा देना बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों को ये जानकारी होना चाहिए कि प्रति लीटर दूध के लिए हमें इन गायों के लिए 2 केजी कंसंट्रेट खिलाना आवश्यक होता है। देसी गायों में यह कंसंट्रेट जो हम जिसको चारा और दाना बोलते हैं इसका अनुपात हमें टोटल पे 2.5 केजी खिलाना रहता है। और हरा चारे के विषय पे ये बता दें कि हरा चारा पे पशुओं के लिए हमें कुल का 1/3 भाग ही खिलाना होता है, जिसमें हरा चारा सम्मिलित होते हैं बरसीम, लूसर्न, कौपी इत्यादि। लूसर्न और बरसीम मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए किसान भाई अपना इसे खेतों में उगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि उनके खान पान की रख रखाव वो कैसे वो रखें और मात्रा क्या हो, सही तरीके से वो किस तरह से। एक होता है कि स्वाद का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जानवरों का खान पान के लिए हमें यह देखना चाहिए कि जानवर दूध दे कितना रहा है। हम जानवर की दूध उत्पादन के हिसाब से ही हम उनका चारा का चुनाव करते हैं। ज़्यादा उत्पादन के लिए हमें हरे चारे का उपयोग करना चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम हरा चारा देते हैं तो जितना उसका फीड है, जितना कि उसका राशन है, उसका 1/3 हम हरा चारा देते हैं, 1/3 हम देते हैं कंसंट्रेट मिक्सचर और बाकी रहता है हमारा पुआल, व्हीट स्ट्रो बोलते हैं, गेहूँ का पुआल है चाहे या धान का पुआल है। अब हरा चारा की बात आती है तो हरा चारा पे हमें अक्सर कोशिश करना चाहिए कि हमें बरसीम, लूसर या कौपी खिलाना चाहिए। ये हमें मुख्यतः उगाने पे ही मिलते हैं, ये जंगली तौर पे हमें नहीं मिलते हैं। जंगली तौर पे ये अगर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए हम इनका उगाना आवश्यक हो जाता है। कंसंट्रेट मिक्सचर हो गया, फिर हम हरा चारा दिए और उसके बाद भूसी देने से इनका मिक्सचर टोटल बना देने से एक कंप्लीट राशन बन जाता है। कंप्लीट राशन बनने के बाद हम किसान भाइयों को चाहिए कि उस पर मिनरल मिक्सचर 5 ग्राम मिला दे और नमक की मात्रा स्वादानुसार होनी चाहिए, तब जाके एक संपूर्ण चारा का विकास होता है। डॉक्टर साहब अक्सर जो दुधारू गाय होते हैं उनके जो बछड़े होते हैं कुछ मात्रा तो उन बछड़ों के लिए भी छोड़ा जाता है, तो दूध जब किसान भाई निकाले तो उसके कितने समय पहले बछड़े को छोड़े और कितना दूध निकालने के पहले उनके लिए कुछ छोड़ा जाता है? जी, किसान भाइयों, जब भी गाय बछड़े को जन्म देती है तो खीज एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो कि बछड़े को मिलना चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास बछड़ों पे होता है। अब खींच पिलाने का भी एक तरीका होता है। किसान भाई कभी भी जन्म के 24 से 48 घंटे के बीच में हम खींच पिला देना चाहिए बछड़ों को। खींच पिलाने का तरीका ये है कि जब भी हम खींच पिलाएं शरीर का 10वां भाग का ही हम खींच बछड़ों को पिलाएं, और जब भी खींच पिलाएं तो इसे हम 6-6 घंटे के अंतराल में ही पिलाएं। दूध का जो है क्वालिटी भी बहुत मायने रखता है डॉक्टर साहब, तो अच्छी तरीके से क्वालिटी गाढ़ापन होना चाहिए। कभी देखते हैं कि बहुत अच्छा खान पान के बावजूद भी अच्छी तरह से दूध नहीं मिल पाता, तो इसका क्या कारण हो सकता है? दूध, देखिए, दूध का जो फैट परसेंटेज होता है वही गाढ़ापन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे जर्सी गायों में क्या होती है कि जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन जो नस्ल की गायें हैं, इनकी
गाढ़ापन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें फैट परसेंटेज 3.5 होता है, लेकिन देसी गाय में फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस दौरान दुधारू गाय पे किस तरह का ध्यान रखा जाए, मतलब कि कुछ बीमारियां भी अचानक से हो जाती है या बछड़े के जन्म के बाद भी कुछ बीमारियां होती है उसके लिए? बछड़े का जन्म के बाद तो बीमारियां वो तो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में उसको रखे हैं। इसके लिए आपका हाउसिंग, जो जानवरों का घर है, उस पर गृह व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जानवर को हम गांव देहात पे देखते हैं कि किसान बंद कमरे में रखते हैं जिसमें वेंटिलेशन या हवादार कमरा नहीं होता है। तो होना ये चाहिए कि किसान भाई अपने पशुओं का रखने का जो जगह है उसको थोड़ा स्पेसियस बनाएं, उसमें जगह दें, उसको हवादार बनाएं और रोशनदार बनाएं। अगर रोशनी पड़ेगी, हवा आएगी तो उस पर वो मॉइस्चर बांध पे नहीं रहेगा, बाड़ा पे नहीं रहेगा, उसके कारण बीमारियां नहीं होंगी। अगर उस पर ये होता है अक्सर कि अगर हम हवादार जगह नहीं रखते हैं और उसमें डैम्पनेस रहता है तो परजीवी, जैसे टीक होता है, माइट होता है, जिसे अठैल बोलते हैं, और भी हैं परजीवी, वो डेवलप करते हैं। फिर उनके काटने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि बेबोसियोसिस होता है। बेबोसियोसिस में होता क्या है कि जब टिक्स काटते हैं तो फिर वो उस पर बीमारी हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो उस पर ये होता है कि जो जानवर होता है लाल रंग का पेशाब करने लगता है और बुखार बहुत ही तेज़ हो जाता है। बुखार लगभग हो जाता है 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद धीरे धीरे जानवर की जो उत्पादन होती है घट जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन घट जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम हाउसिंग पे ध्यान देते हैं और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है कि पहले डायग्नोस्टिक के लिए हम इसका खून को लेबोरेटरी पे भेज देते हैं, जहां इसकी जांच पे ये पता चल जाता है कि ये भाई इस पे इन्फेक्शन बेवेसिया का है, थैलेरिया का है कि या किस चीज़ का है। जांच के बाद ही हम ये दवा का चुनाव करते हैं कि क्या दवा चलेगा। और डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जो दुधारू गाय हैं तो मौसम का असर होता है। कोई जो बछड़े जो है बरसात के मौसम में हुए हैं, कोई गर्मी के हैं, कोई ठंड के मौसम में, तो उस दौरान जो गृह व्यवस्था होगी वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, गृह व्यवस्था ठंड के लिए ये होना चाहिए कि बछड़ों को थोड़ा खुली जगह होना चाहिए ताकि वो धूप सेक सकें। धूप के अलावा उनको चलने फिरने से क्या होता है कि उनका व्यायाम हो जाता है, तो वो मजबूत थोड़ा होते हैं। तो चलने फिरने का जगह होना चाहिए। और हम मैनेजमेंट में ये देखते हैं कि कभी भी गाय मालिकों को चाहिए कि सुबह सुबह प्रतिदिन अवलोकन करें कि उसका जानवर है कैसा। सुबह जाने से पता चल जाएगा कि वो चल रहा है कि नहीं, जुगाली ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो अगर उसका एक्टिविटी लाइव रहा, जो कि नॉर्मल रहा, तो इससे पता चलता है कि उसका जानवर स्वस्थ है। लेकिन अगर दिखता है कि वो किसी कोने पे है, उसके आने पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आँख से कीची ज़्यादा निकल रहा है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अपीयरेंस डल है, मुरझाया हुआ सा लग रहा है, इसका मतलब बीमार है, तब वो अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करके इस हालात को जान सकते हैं कि उसका पशु बीमार है या नहीं। किसान भाइयों, ये थी खास जानकारियाँ जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई कि गृह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके नस्लों का चुनाव कैसा होना चाहिए, उनकी देखरेख कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के बताए हुए नियमों का निश्चित तौर से आप पालन करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और बिल्कुल आप लाभ भी पा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद, बहुत सुपर जानकारी। जी हाँ, अभी आपने जाना है कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो पशुओं की देखरेख कर सकते हैं और खासकर जो पशु दूध देने वाले होते हैं उनकी विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। एकदम सही बात है जी। और देखो किसान मन हमारे मन दोसर जानकारी तो जरूर मन के देवाब, लेकिन ये छोटा सा संदेश कर बाद में। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी।
अभी आपने जो संदेश देखा वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है और एकदम। जल के बिना कुछ नहीं है। सही बात है। और देखो जानकारी तो हमारे मन के होना बहुत जरूरी है, संगे संगे ये भी जानकारी हमारे मन के रखना जरूरी है कि धान कर जे खेती हमारे मन करत थी इकर में कौन कौन सा रोग लागेला और इकर निदान हमारे मन कैसे कर सकते। जी हाँ, मुझे एक रोग के बारे में पता है कि जैसे जब धान जब रोपा जाता है अगर वो अच्छा। पीली पड़ जाए तो खराब हो जाती है। अरे वाह, मैंने रोरे भी खेत तक पहुंची बहूजी है निरोपा करे के जी लिए। हाँ। देखो खेती बाड़ी में जितना मर्द मन कर दरकार है नी, जनाना मन कर उतने बड़का दरकार होएला है नी। तो चलिए हमारी जो जानकारी आज हम जान कर आए हैं आपको भी दिला देते हैं। एकदम। और डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी देवत हैं कि धान में जे रोग लागेला और ओकर निदान हमरे मन कैसे। कि आप जानते हैं कि हम प्लाडो के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है सुदर्शन मौर्य जी, जो हमें बताएंगे कि धान की फसलों में कौन कौन से रोग लग जाते हैं और उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमारा मुख्य सवाल ये है कि धान में बीमारियाँ लगती हैं तो वो क्यों, उसके बारे में बताएं। देखिए अभी जो है ना तब आप देखिए पूरे झारखंड के परिदेश में यदि हम कहें तो धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे किसान भाइयों ने अपनी खेती में संकर किस्मों का भी जो है समावेश किया है, जिसके कारण से उनकी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी संकर किस्में हैं उनकी जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना हमारे किसान भाई दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आप देखेंगे कि पौधा काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है और उसमें बीमारियां भी आने लगती हैं। तो इसमें जैसे आप बीमारी क्यों आती है तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने पौधों में समुचित पोषक प्रबंध करें तो बीमारियां कम आती हैं। अब हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं, बीमारियां हैं जो हमारे धान की फसलों में लगती हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए धान की फसल यदि हम बात करें बीमारियों के बारे में तो प्रमुख रूप से जो बीमारियां लगती हैं जिनके द्वारा लगती है उनके मैं नाम बताता हूं, फिर बारी बारी से मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे फफूंदी के द्वारा, धान में फफूंदी के द्वारा बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जिनमें से ये पहला बीमारी यदि हम बात करें तो भूरा चित्ता रोग, जिसको कि हम लोग ब्राउन लीफ स्पॉट बोलते हैं, यह हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंदी से लगता है। इसमें आप देखेंगे धान की पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और यही धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे का आकार ले लेते हैं। यदि यह बीमारी का नियंत्रण यदि नहीं किया जाए तो जो उसकी बालियाँ निकलती हैं, बालियों के जो दाने होते हैं, दानों के ऊपर आप देखेंगे कि बालियों के दाने के ऊपर काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे उनकी जो है गुणवत्ता जो है प्रभावित हो जाती है, साथ ही साथ उत्पादन भी कम मिलता है। तो ये हुआ ब्राउन भूरा चित्ता रोग। इसके बाद दूसरा फंगल डिजीज़ है ब्लास्ट, जिसको कि हम लोग झोंका बीमारी बोलते हैं, धान का झोंका रोग। इसमें आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियों के ऊपर नाव के आकार का धब्बे पड़ जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे नाव के आकार का। नाव का आकार आप समझ रहे हैं कि जो है दो किनारे पॉइंटेड होंगे और बीच में जो है किनारा चौड़ा होगा। तो इस तरह के नाव की तरह का जो है भूरे रंग का जो है धब्बा दिखाई पड़ेगा। और यदि रोग की उग्र अवस्था आती है तो आप देखेंगे कि उनकी जो बालियां निकलती हैं, बालियों का जो निक होता है, गर्दन होता है, उसमें भी सड़न पैदा हो जाती है, जिसके कारण से जैसे ही दाना भरने लगता है, वजन के से क्या होता है कि दाने जो है पूरी तरह से भर नहीं पाते और जो भी उत्पादन होता है वह जो है अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हो पाते हैं। इसके बाद जीवाणुओं के द्वारा बीमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि झारखंड में ही नहीं पूरे मैदानी भाग जैसे यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे भी धान की खेती की जाती है वहाँ पे एक बीमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु झुलसा रोग, या आप कह सकते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। इसमें होता क्या है कि पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं सिर से जो सूखना शुरू होता है, भूसे के आकार का जो रंग ले लेते हैं और नीचे की तरफ फैलती हैं। और ये जो फैलाव होता है लीनियर होता है, रेखित होता है, कि जिस लाइन से जो है ना तब धब्बा स्पार्ट हुआ के नीचे जो है ना तब फैलती हुई चली जाएंगी। और इस बीमारी के यदि आप चाहें तो जो है बीज को उपचारित करना पहला एक तरीका है, स्टेप्टोसाइक्लिन और ब्लाइटॉक्स 50, जिसको कि हम लोग ब्लू कॉपर बोलते हैं, उसका जो है दोनों फफूंदी, एक बैक्टीरिसाइड है और एक फफूंदी नाशक है, दोनों को मिला के छिड़के कर दें। या खड़ी फसल है उसमें यदि बीमारी आई हुई है तो स्टेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करें 20 ppm के हिसाब से, तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है।
इसमें अभी धान की अगर हम फसल की बात करें हैं तो दो ऐसी और भी बीमारियां हैं, जैसे कि धड़ सड़न जो है वो रोग होते हैं, और जो है आपके जो पत्र जो है वो लांछन रोग भी हैं, वो भी होते हैं। तो वो भी विशेष बीमारियां हमारे धान की फसलों में लग जाती है। तो उसका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे और हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि ये रोग लग गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है पौधा आपका हरा है तो हम कहते हैं कि हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पौधे की पत्तियों में यदि किसी भी तरह के धब्बे दिखाई पड़े, इसका मतलब है आपके फसल में बीमारी आ रही है। इस बीमारियों से बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ जो है बचाव के तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे अब धड़ सड़न की बात करें, ट्रंक राट, ये आप देखेंगे जनरली होता क्या है, जो मिट्टी से ऊपर जो तना होता है, जहाँ पे पानी का लाइन होता है, पानी के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे धब्बे स्टार्ट होते हैं। इसे एक तरह से आप देखेंगे इसमें कई तरह के पैथोजन, कभी कभी जो है आपको स्क्लेरोसियम राल्साई भी मिल जाएगा, कभी राइजोक्टोनिया भी मिल जाएगा। तो ये बीमारियाँ जो है तब आती हैं, जिसके कारण से आपका जो है राटिंग हो जाती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि रोग की उग्र अवस्था में पौधा आपका गिर जाता है। तो इन सब चीज़ों को जैसे ही लक्षण दिखाई दे, आप जो है नियंत्रण के लिए जाएं। नियंत्रण के लिए बाविस्टीन, जिसको कार्बेंडाजिम को हम लोग बोलते हैं, या साफ करके एक दवा आती है जिसमें कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों दवा मिली हुई रहती है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। एक और बीमारी आती है जिसको कि हमने यहाँ पे जो बताना चाहेंगे, एक होता है खैरा डिजीज़, जो कि आपके झारखंड में अभी कुछ जो मैदानी भाग है उस एरिया में देखा जा रहा है। अभी झारखंड, रांची और उसके आसपास के जिलों में ये बीमारी नहीं देखी जा रही है। ये बीमारी जिंक की कमी से होता है। आप देखेंगे पौधे की पत्तियों के ऊपर खैर के आकार, रंग के जो है धब्बे पड़ जाते हैं, और जिंक की कमी से जो होगा क्या कि पौधा आपका छोटा रह जाता है, और उसे बालियाँ भी जो है छोटे आकार के बनते हैं, और जो दाने बनते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं बन पाते, जिसके कारण से उसमें चैफ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस बीमारी को, ये बीमारी नहीं, एक तरह से कहिए कि जिंक की कमी से बीमारी होती है। तो इसके लिए जो है जिंक सल्फेट 2.5 kg और 1 kg बुझा हुआ चूना 400 लीटर पानी में मिला लें और उसको जो है खेत में छिड़काव करें, तो आपकी जो है बीमारी नियंत्रित हो जाती है और आपका फसल स्वस्थ रहेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उन्होंने इस बीमारियों के बारे में, खासकर धान की फसल में जो अगर बीमारियाँ जो लग जाती हैं उसके बारे में आपको विशेष तरह से और विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में जानकारी दी है। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम अपने डॉक्टर साहब का ज़रूर धन्यवाद कर जाएँ, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जितनी भी सारी हमने जानकारी दी वो आपको काफ़ी बढ़िया लगी होगी, और आज जो धान के विषय में भी हमने आपको जानकारी दी उससे किसान ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने धान के जो पौधे हैं उसे नुकसान होने से बिल्कुल बचाएंगे। और संगे संगे दुधारू पशु बटे भी रोड मन विशेष रूप से ध्यान दो किसान मन। तो जाने का वक्त है, जाने से पहले हम लिखवाते हैं अपना पता। जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या 834001। तो आपके खतों का रहता है हमें बेसब्री से इंतजार। आप हमें खत लिखिए और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हैं उसे भी लिख भेजिए ताकि हम उसका समाधान निकाल सके। अब उतने बोले है, अब हमारे मन के विदा लेवे है। जी हाँ। लगे तब जोहार।